मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पिछला क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको मैं यहाँ पर यदि डिस्कस करता हूँ तो आगे आप लोगों को प्रोसीजर समझने में काफ़ी आसानी होगी, जो कि ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि सारे वकील्स को, जो नए वकील हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किल काम लगता है। जो पुराने वकील हैं वो तो एक्सपर्ट हैं इसके, लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो वो जूनियर पर डिपेंड करते हैं कि वो दे देते हैं 5-7 ड्राफ्ट को कि आप देखो इसको कर लो। तो जूनियर्स को यदि ड्राफ्टिंग आती है और अच्छे से आती है तो निश्चित रूप से आगे की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है और आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ड्राफ्टिंग के बारे में बतलाऊँगा और ड्राफ्टिंग के क्या-क्या एलिमेंट है उसकी चर्चा मैं करूँगा। और जब ड्राफ्टिंग से रिलेटेड और भी जितने मैटर हैं उसके बाद जो आते हैं, जिसमें प्रोसीडिंग आता है, इसमें नॉलेज की बात आती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं साथ-साथ करते चलूँगा। तो तो मित्रों मैं आता हूँ ड्राफ्टिंग पर। तो सबसे पहले मैं जब ड्राफ्टिंग की बात मैं करता हूँ, तो ड्राफ्टिंग कहते किसको हैं और ड्राफ्टिंग से क्या मतलब है? तो ड्राफ्टिंग क्या मतलब है कि मैं जब किसी मैटर को हम ड्राफ्ट करते हैं, तो लिखते हैं, सही तरीके से जब लिखते हैं और वह एक डॉक्यूमेंट के रूप में रेडी हो जाता है, तो उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। तो ड्राफ्ट, सिंपल ड्राफ्ट और लीगल ड्राफ्ट में अंतर होता है। आप कोई भी चीज़ को ऐसे ड्राफ्ट करते हैं, कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, तो वो सिंपल ड्राफ्ट के रूप में होता है। आप कहीं भी कुछ भी ड्राफ्ट करते हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हों, आप एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर रहे हों, तो वो सिंपल ड्राफ्ट के रूप में वह होता है। लेकिन लीगल ड्राफ्टिंग जो है वह थोड़ी अलग होती है। लीगल ड्राफ्टिंग के कुछ तत्व हैं जिसको आप लोगों को जानना होगा। यदि आप इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप बहुत ही अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग के बारे में लोग कहते हैं कि एक स्किल है, जिससे आप बात करिए लोग बोलेंगे ड्राफ्टिंग एक स्किल है। लेकिन ड्राफ्टिंग एक स्किल के साथ-साथ उसमें कुछ तत्व होते हैं, उन पर यदि उस चीज़ों को, उस स्किल को ढाला जाए, तो बेहतर ड्राफ्टिंग होती है। और एक मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बतलाया था कि जब ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, तो आर्गुमेंट्स की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी और रिलीफ की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि किसी भी अच्छी ड्राफ्टिंग को पढ़कर ही ऑनरेबल जजेस जो हैं, वो कोर्ट में आकर बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसके तत्व की, एलिमेंट की, कि ड्राफ्टिंग में क्या-क्या एलिमेंट होते हैं। तो पहला चीज़ है मैनर्स, फर्स्ट है मैनर्स, मैं भी उसको डिस्कस भी करूँगा मैनर्स क्या है। दूसरा है फॉर्मेट और तीसरा है प्रेयर, ठीक है? फॉर्मेट फॉर्मेट के बाद आप फैक्ट्स पर आते हैं। फैक्ट्स है, फिर डिफेंस है और फिर प्रेयर है। तो जो फैक्ट्स की जब बात हम करते हैं, तो बेसिस ऑफ द केस क्या है? कोई भी आदमी जब केस किया है, तो उसका बेसिस क्या है, या फिर आप जो केस करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कंप्लेन केस कर रहे हैं, तो कंप्लेन केस का बेसिस क्या है? और यदि आपने बेल पिटीशन फाइल किया है अपने बेल लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, तो उस केस का बेसिस क्या है, किस आधार पर वह केस हुआ है, और उसके बाद तब आप उसमें एफआईआर हुआ है या फिर कंप्लेन केस है, इन सारी चीज़ों की चर्चा आपको करनी पड़ेगी। एलिगेशंस क्या लगाया गया है, ये सारी चीज़ जो है वो फैक्ट्स के पार्ट है। और तब आप आते हैं पॉइंट ऑफ लॉ पर, कि हम पॉइंट ऑफ लॉ की जब बात कर रहे हैं तो वह बेल में और या डिस्चार्ज पिटीशन में नहीं, हम जब पॉइंट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ लॉ चला आता है, जहाँ पर हम रिट पिटीशन की बात करते हैं या फिर क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन की बात करते हैं। जैसे हाई कोर्ट में जब यह मामला आता है, लोअर कोर्ट में पॉइंट ऑफ लॉ की बात नहीं आती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लॉ की बात फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आती है। क्योंकि पॉइंट ऑफ लॉ के आधार पर यदि किसी चीज को रिजेक्ट किया गया है, डिसमिस किया गया है, तब उसे हम पॉइंट ऑफ लॉ के सहारे प्रूव कर सकते हैं कि वह गलत है और वह बैड इन द आईज ऑफ लॉ है, ठीक है? तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। और तब हम आते हैं अपने डिफेंस पर कि हमारा डिफेंस क्या है। हम यदि इनोसेंट हैं तो हमारा डिफेंस क्या है, हम किस ढंग से हम उसमें एक्यूज
नहीं हो सकते हैं, एक्यूज बनाए गए हैं, लेकिन हम इनोसेंट हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बतलाना होता है। और तब आप आते हैं प्रेयर पर, कि प्रेयर सबसे पहले भी आपको प्रेयर देना होता है कि आप क्या प्रे करना चाह रहे हैं, और फिर लास्ट में भी प्रेयर आता है। वो पूरा फॉर्मेट है जिसकी चर्चा भी मैं करूँगा। और तब आपको एफिडेविट देना होता है, एफिडेविट विथ ओथ देना होता है, और एफिडेविट और ओथ आपको डालना होता है। फिर लास्ट में वकालतनामा होता है। इसके बाद जो एनेक्सर्स होते हैं, वो एनेक्सर्स आपको लगाने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैनर्स की। तो यहाँ पर जो 10 तत्व हैं, वो 10 तत्वों को मैं अलग-अलग तरीके से समझाने की कोशिश में करूँगा। तो सबसे पहले मैनर्स पर आते हैं। तो मैनर्स क्या है, जब आप कोई ड्राफ्ट करते हैं, तो ड्राफ्टिंग को आप कोर्ट में हैंड रिटन में तो नहीं आप जमा करते हैं, और हैंड रिटन अलाउड भी नहीं है। पहले जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था, कंप्यूटर का प्रचलन नहीं था, तब वहां पर लोग टाइपिंग के माध्यम से टाइप कर जो टाइपिस्ट होते थे, वो टाइप कर चीजों को आपको देते थे, और आप उसको कोर्ट में सबमिट करते थे। रजिस्ट्री के माध्यम से वो सबमिट करते थे, या फिर आप सिरसदार के माध्यम से लोअर कोर्ट में, वो भी मैं प्रोसीजर बताऊंगा। तो सबसे पहले कि पेपर जो है वो क्या होना चाहिए। पहले लीगल साइज कहीं कहीं पर यूज किया जाता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड हो गया है कि A4 साइज पेपर को यूज करना है। लेकिन मैं सब क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूँ। यदि आप फिर दूसरे केस जैसे ट्रिब्यूनल में कहीं पर जाते हैं, जैसे कैट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ अभी भी लीगल साइज का पेपर ही माना जाता है। और मैं आपको झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड में जो जितने कोर्ट है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप वहाँ पर यह देख लेंगे कि लोकल कोर्ट में क्या प्रचलन में है। आप यदि रूल में जाएंगे, हाई कोर्ट के रूल में जाएंगे, तो वह सारी चीजें आपको मिलेंगी, या तो नहीं मिलेगी, आपको सेक्शन में जाकर पता करना पड़ेगा, या फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन उन सारी चीजों को मैं यहाँ बतला रहा हूँ। दूसरा है कि वन साइड प्रिंटिंग होनी चाहिए। पेपर बचाने के लिए डबल साइड प्रिंटिंग नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी चीज कि मार्जिन जो है वो 1.5 इंच दोनों तरफ होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ होना चाहिए। लाइनिंग स्पेस 1.5 या फिर 2 सेंटीमीटर आप देख लेंगे वहां पर जो कोर्ट में क्या प्रचलन है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन सामान्यतः 1.5 to 2 के बीच में होता है। और फोंट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन जो है वो स्टैंडर्ड है। ऐसे कहीं कहीं मैं देखता हूँ दूसरे फोंट में भी लोग टाइप कर देते हैं। और जो फोंट साइज है वो 13 से 14 होता है, वो स्टैंडर्ड है। कोर्ट का जो है वो स्टैंडर्ड है। चल एक बार और भी मैं बतला दूं, पिछले क्लास में एक व्यक्ति ने मुझसे, जो पटना के थे, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी में कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। तो आपको बतला दूं कि ड्राफ्टिंग आप हिंदी में भी कर सकते हैं, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट में आप ड्राफ्टिंग हिंदी में भी कर दे सकते हैं। और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो चलता ही चलता है, लेकिन अब हाई कोर्ट में भी हिंदी में ड्राफ्टिंग चलने लगी है, एक्सेप्ट करने लगे हैं लोग। और एक रेफरेंस ऐसा भी है कि पटना के एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में ड्राफ्ट फाइल किया था, जिसे कि रजिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में वह बेंच के सामने जाकर रिक्वेस्ट किया और बेंच ने उसे अलाउ कर दिया। तो मैं आपको बतला दूं कि आप हिंदी में भी आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में ड्राफ्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप हिंदी में आराम से ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैनर्स तो आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ फॉर्मेट पर। फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो मैनर्स पर भी डिफेक्ट लगता है, मैं डिफेक्ट पर जब आऊंगा तो बतलाऊंगा कि यदि मैनर्स में कहीं पर गड़बड़ी हो गई तो उसमें भी रजिस्ट्री जो है या फिर लोअर कोर्ट में सिरदार पर डिफेक्ट लगा देते हैं। हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्री होती है वह डिफेक्ट लगा देती है। डिफेक्ट में और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैनर्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिफेक्ट लग सकता है। इससे आप इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज आती है फॉर्मेट पर, कि फॉर्मेट जो है वो क्या होता है, कोर्ट का जो फॉर्मेट है वह क्या होता है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले एक नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर क्या है, जैसे इन द कोर्ट ऑफ, तो इन द कोर्ट ऑफ में यदि लिखूंगा कि ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट रांची,
आप यदि मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लिखेंगे, और वहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा तो चीफ जस्टिस कर लिखूंगा, आप वहाँ पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नाम से वह बनाएंगे, तो नोमेनक्लेचर सबसे पहले वह होता है। दूसरा होता है जुरिस्डिक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने बेल पिटीशन फाइल किया, क्रिमिनल मिसलेनियस जुरिस्डिक्शन में मान लीजिए वो आता है, तो आपको जुरिस्डिक्शन देखना होगा कि जुरिस्डिक्शन क्या है। वो हर स्टेट में मैंने देखा है कि जुरिस्डिक्शन अलग अलग तरीके से उसको लिखा जाता है। इस चीज को आप देख लेंगे कि क्या जुरिस्डिक्शन है, तो उसके नीचे में जहां पर आप डाल रहे हैं कि किस कोर्ट में है, उसके ठीक नीचे ब्रैकेट में आपको जुरिस्डिक्शन भी डालना होगा। फिर आपको उसके नीचे आना होगा, तो आपको टाइटल देना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल किया है, तो सिविल कोर्ट में झारखंड की बात मैं करूं, वहां पर एबीए नहीं, फिर वह क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन के रूप में वहां पर वो जाता है, और दूसरे जगहों पर। और फिर आप जैसे यूपी में एबीए का नोमेनक्लेचर कुछ और है, और सारे स्टेट में अलग अलग तरीके से अलग अलग नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि उस स्टेट में क्या आपका वह नोमेनक्लेचर आपको देना है। इस चीज को आपको ध्यान रखें। और टाइटल क्या देना है, टाइटल भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर निर्धारित किए जाते हैं, वो आपको वहां पर पता करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको टाइटल देना है वो देना होगा। इसके नीचे फिर आप आते हैं सब्जेक्ट पर। जैसे मान लीजिए कि आपने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया है, तो एंटिसिपेटरी बेल लिखना होता है। यदि आपने बेल फाइल किया है तो रेगुलर बेल आपको लिखना होता है। तो इन सारी चीजों को आपको वहां पर लिखना होता है। यदि आपने क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल किया, जैसे मान लीजिए आपने क्वेसिंग फाइल किया हुआ है, ठीक है, किसी चीज का आपने रिवीजन पिटीशन फाइल किया हो, तो आपको क्वेसिंग ऑब्लिक सेट असाइड मैटर्स लिखना होगा। वो मैं आपको अभी जब वहां पर आऊंगा तो मैं आपको बतलाऊंगा। और तब आप आते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इन सारे पॉइंट पर मैं बतला दूं कि डिफेक्ट लग सकता है यदि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी हो गई तब। और इंडेक्स में डिफेक्ट लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इंडेक्स में आप 3 कॉलम बनाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला तो 1 2 3 करके आपका आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। जैसे इंडेक्स में आप डालते हैं कि पिटीशन विद एफिडेविट, ठीक है, पेज नंबर कितना कितना कितना। इसके बाद आप डालते हैं, मान लीजिए कि एफआईआर आपको डालना है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर। आप इस चीज को जान लें कि जब आप बेल पिटीशन फाइल करते हैं, रेगुलर बेल पिटीशन, तो आपको सर्टिफाइड कॉपी डालनी होती है। यदि आप फोटो कॉपी लगाते हैं तो वहां पर डिफेक्ट आपका लग जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना हो। तो आपने लगाया कि यह रेगुलर बेल, या फिर आपने लगाया कि एफआईआर में एफआईआर के साथ उसका नंबर, थाना, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, उन सारी चीजों को वहां पर मेंशन करना होता है, जो आपने आगे बॉडी में ड्राफ्टिंग में मेंशन किया हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है, वहां पर आपको पेज नंबर देना है, क्योंकि जैसे ही आप वहां पर सबमिट करते हैं, तो वो इंडेक्स को देखकर ही हमारे जज महोदय जो है वह पलटते हैं उस पन्ने को कि आपका एनेक्सर कितना है, उसमें क्या डाला हुआ, और आपको बहस करने के समय भी वो आसानी होती है। तो एक क्लैरिटी आपको रखनी चाहिए। यदि पेज नंबर भी गड़बड़ हो गया तो इस स्थिति में आप ये जान लीजिए कि डिफेक्ट लगेगा, रजिस्ट्री डिफेक्ट वहां पर लगा देगा, या फिर डिफेक्ट सेक्शन जो है वो डिफेक्ट लगा देगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।